हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ एक बार वापस नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। जनरली कुछ एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स आती हैं जो कुछ इस टाइप की होती हैं लीनियर पेयर की फॉर्म में, तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, किन किन तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। को डिफरेंट टाइप के 3-4 तरीके होते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, या फिर कंसिस्टेंट के बेस पे भी मैं चेक कर सकता हूँ। तो डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन का एक पार्ट होता है, वहाँ पर मैं इनका यूज़ करने के बाद बहुत ही सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी पहले मैं एल्जेब्रिक फॉर्म में, उसके बाद प्रॉपर सॉल्यूशन इसका यूज़ करने के बाद मैं कर सकता हूँ जनरली। तो हम पढ़ेंगे इसके बाद पूरा डिटेल पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल, जिसमें डिफरेंट टाइप के केसेस, और मैं आपको पर्टिकुलर टाइप के केसेस तक कराऊंगा ना। एक करके जितने भी पॉसिबल टाइप के केस बनेंगे वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो जनरली पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल होता क्या है। तो यहीं से समझते हैं लीनियर, यहीं से समझना शुरू करते हैं कि जो लीनियर होता है इसका सिंपल मीन होता है। सिंपल मीन क्या होता है? लीनियर किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री ये पॉलिनोमियल और आपने पॉलिनोमियल पढ़ रखा है इन विच हैव 1 डिग्री, यानी कि जिसकी पावर 1 होती है, उसे मैं क्या बोलता हूँ? लीनियर। तो मुझे पता लग गया लीनियर पेयर यानी कि ऐसे इक्वेशंस हैं जिनका पेयर है एक मेरे पास, जिनमें दो वेरिएबल है। तो जनरल इक्वेशन में लिखना शुरू करूँगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ टू वेरिएबल्स लिख सकते हैं, ऑफ टू वेरिएबल्स। यस, क्या होता है? तो जनरल इक्वेशन में क्या मानूंगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन लिखूँ तो मैं बोल सकता हूँ b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये आपको एक जनरल फॉर्म में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर रियल नंबर। चलिए, ये क्या है? एक रियल नंबर डिनोट करते हैं। और वेयर x एंड y आर वेरिएबल। चलिए, यहाँ पर ये क्या है? x y क्या है? यहाँ पर एक वेरिएबल का काम कर रहा है। तो मुझे पता लगा है कि मैं ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने वाला हूँ जिसमें दो लीनियर इक्वेशन है, इसीलिए मैंने पेयर का नाम यूज़ किया। पेयर मतलब जोड़ा होता है, तो इसीलिए लीनियर पेयर का यूज़ करने के बाद हम किसके डिफरेंट टाइप के केसेस करेंगे। इसकी डिग्री कितनी है? 1। 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 तो जो इक्वेशन है, जो वेरिएबल है, वो किसकी फॉर्म में? लीनियर पेयर की फॉर्म में। लीनियर पेयर का सिंपल मीन क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या होती है? 1, यानी जिस दिन वेरिएबल की डिग्री 1 होती है दैट इज लीनियर पेयर। तो अब इसके बाद जो भी कंसेप्ट है हमारे पास, उसमें मैं अगर न्यूमेरिकल के थ्रू आपको ज़्यादा समझाऊँ तो ज़्यादा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एक एक करके मैं टाइप लेने के साथ साथ ही न्यूमेरिकल्स के साथ पूरे प्रैक्टिस कराऊंगा ना। तो आप एक बार बेसिक जनरली होता क्या है वो जानने के लिए हम ये देखेंगे। इसके बाद एक एक करके टाइप पढ़ते हैं। यस, पहला टाइप है हमारे पास। तो एक एक करके हम बिल्कुल बेसिक तरीके से टाइप पढ़ते हैं। तो जनरली पहला टाइप है क्या? द टाइप ऑफ वेरीफाई सोल्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो हमारे पास वैल्यू दी हैं उनकी हेल्प से मैं वेरीफाई करूँगा क्या ये दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई कर रही हैं सोल्यूशन को या नहीं कर रही हैं। तो नाउ बी चेक एट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 पे मैं चेक करूँगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैं पहले इक्वेशन को चेक कर रहा हूँ। 4x माइनस वाई इक्वल टू में 5। यस, यहाँ से जैसे मैं चेक करूँगा मुझे यही मिलने वाला है। तो 2 वैल्यू कितना? 4, x इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू में 5, तो कितना? 8 माइनस 2, नाउ वी गेट 6, ये 5। क्या इक्वल है? नहीं, तो ये वेरीफाई नहीं है। यस, तो मैं से चेक करूँगा, अगर होगा तो वेरीफाई होगा, अदरवाइज नहीं करेंगे। नाउ सेकंड, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और जैसे ही मैं यहाँ देखूँगा 3 इंटू 2 माइनस 2, नाउ वी गेट 3। तो ये कितना मिलेगा मुझे? 6 माइनस 2 इक्वल टू में
3 तो 4 इक्वल टू 3, क्या 4 इक्वल टू 3 होता है? नहीं, तो ये वेरीफाई नहीं करेगा। ठीक है, अगर यही सॉल्यूशन एक टाइम के लिए x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 मानो, यहाँ पर केस सेकंड मान लेते हैं, केस सेकंड मान के चलता हूँ, जहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो इस पर अगर मैं एक एक करके दोनों इक्वेशनों को चेक करता हूँ तो देखते हैं वेरीफाई करेंगे या नहीं करेंगे। ना इक्वेशन नंबर 1, पहले इक्वेशन को चेक करते हैं, 4x माइनस वाई इक्वल टू में 5। तो जैसे x वैल्यू 2 रखूँगा, 4 इंटू में 2 माइनस 3 तो 8 माइनस 3, 5 इक्वल टू में 5। यस, ये वेरीफाई कर रहा है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन की यहाँ बात करता हूँ तो इसमें क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3, x की वैल्यू कितनी है? 2 है, माइनस 3 इक्वल टू में 3, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू में 3, 3 इक्वल टू 3। यस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। अगर कोई बोल दिया गया कि ये इसका सॉल्यूशन है तो मुझे वेरीफाई करना है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इनको नहीं करेगा तो मैं बोल सकता हूँ ये वेरीफाई नहीं है। यानी एक ही सवाल में से मैंने आपको 2 पैटर्न सिखाए हैं। जनरली y इक्वल टू 3 मैं लेट करता तो दिस इज द सॉल्यूशन। अगर मैं एक पेयर इसके साथ बनाता, एक पेयर इसके साथ बनाता तो समझ में आता कि ये वेरीफाई नहीं करेगा, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, जबकि ये वाला सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसने वेरीफाई किया हुआ है। तो एक टाइप ये है कि आपको अगर सॉल्यूशन दिया है तो आप वेरीफाई करना है। जनरली आपका सवाल पूछ लिया जाता है के की फॉर्म में, 2x प्लस वाई इक्वल टू में के दिया हुआ है, आपके पास सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। ऐसे टाइम में मैं सब्स्टिट्यूशन की पूरी हेल्प कर लेता हूँ, जहाँ से मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट मिल जाती है। यस, अब हम टाइप 2 पढ़ेंगे। पहले में जनरली था क्या कि कोई भी सब्स्टिट्यूट है मुझे सॉल्यूशन निकालना है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमने पूरे रजिस्ट्रेशन में यही पढ़ा था। सेकंड जो टाइप है हमारे पास लिखा हुआ है, तो फॉर्मुलाइजेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो जनरली हम पूरे चैप्टर में एल्जेब्रिकली पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर थोड़ा एक फोकस ग्राफिकली पे डालें तो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, क्योंकि हर एक टाइप के मेथड हमें आना चाहिए। चलिए, सॉल्यूशन नंबर 2। पहला क्वेश्चन नंबर आसानी से पढ़ा था, अब दूसरा पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ, कोई शॉपिंग जा रहा है, द कॉस्ट ऑफ 3 kg पोटैटो एंड 6 kg ऑनियन इज 90 रुपीज़। बहुत सस्ता है आज की डेट के हिसाब से। 3 kg पोटैटो एंड 6 kg ऑनियन इज 90 रुपीज़। तो लेट द रेट ऑफ पोटैटो x रुपीज़, यस, एंड रेट या फिर कॉस्ट बोल सकते हैं ऑनियन y रुपीज़ के लिए। तो यहाँ से मैं पहले केस के साथ बताता हूँ। मेरे पास जो अमाउंट गया 3x प्लस 6y इक्वल टू में 90, इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड के लिए मैं बात करूँगा x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये आपको मिल रहा है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो ग्राफिकली मैं इस पोर्शन बनाऊंगा, पहले इनके सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। तो जब भी मैं सॉल्यूशन खूब पढ़े हैं 9th क्लास में, अपने 9th क्लास में सॉल्यूशन अगर पढ़े हों कुछ इस बेसिस पे, तो मैं यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा एक बार। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ग्राफ के लिए हमें 2 ही चीज़ जरूरी है कि x एक्सिस को कहाँ कट करेगा और y एक्सिस को कहाँ कट करेगा। तो x एक्सिस को कट करेगा तो y 0 होगा, और y एक्सिस को कट करेगा तो x 0 होगा। यस, अगर मैं x को 0 मान लेता हूँ, एक वैल्यू मैंने अपनी तरफ से रखी, तो ये क्या हो गई, खत्म। 6y इक्वल टू 90, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 15। यानी कि इनका जो नया कोऑर्डिनेट बनने वाला है वो क्या है, 0,15। और अगर मैंने y को 0 माना है तो कितना हो जाएगा, 30। ये क्या हो जाएगा, 30,0 कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। एल्जेब्रिकली हम पूरे चैप्टर में पढ़ते जाएंगे, तो हम एल्जेब्रिकली साइड में रखते हैं। तो दूसरा जो टाइप है हमारे पास वो क्या है, सेम टू सेम सॉल्यूशन में फाइंड आउट करूँगा। नाउ दिस इज x एंड दिस इज ऑल्सो y। अब यहाँ पर मैं जैसे देखूँगा 0, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, 20। और मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की क्या मिलने वाली है, 40। अगर मैं यहाँ से कोऑर्डिनेट बनाऊँ तो 0,20 और 40,0, 2 कोऑर्डिनेट हमें मिले, यानी कि 2 लाइन में ड्रॉ करूँगा। लीनियर में मतलब एक स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर पे जनरली होती क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। यस, और ऑलमोस्ट सबको पता होता है, जब 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा कि एक लीनियर पेयर है, कि लीनियर स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की भी यही कंडीशन होती है
जो हम पढ़ रहे हैं वो भी एक स्ट्रेट लाइन का ही एक जरिया है। तो जो भी ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन मोशन में बनेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ करता हूँ, आपको ग्राफिकली समझ में आ जाए। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस इज द ओरिजिन पॉइंट ओ, जीरो मानो। तो जीरो से चलेंगे, ओ से चलेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे मैं इक्वेशन नंबर 1 को रिप्रेजेंट करना हूँ तो 0,15, तो यहाँ पे मैं जैसे कोऑर्डिनेट करूँ तो कितना मिलेगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, यहाँ तक जा रहे हैं, यहीं तक जाएंगे। एक्स की वैल्यू मुझे कहाँ तक मूव करने को मिल रही है 40, एक्स की वैल्यू मुझे कहाँ तक मूव करने को मिलेगी 40, तो मैं यहाँ 50 तक ले जाऊँगा। तो यहाँ से देखो नाविका 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब मैं इन दोनों का ग्राफ बनाऊंगा। पहले मैंने इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ बनाया तो 0,15 आपको कहाँ मिलेगा, दिस इज द पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा 30,0, 30,0 आपके पास है, यस है हमारे पास। तो जैसे में 2 पॉइंट मिलेंगे, स्केल का प्रॉपर यूज़ करने के बाद मुझे इक्वेशन मिल जाएगी। तो जो ये यहीं से एग्जैक्ट इसके ऊपर से निकले, क्योंकि ये इसका एक सोल्यूशन है। चलिए अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो यहाँ बोल दूँगा दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन नंबर 1। दूसरे का 0,20 ये वाला, और यहाँ पर 0,40। जैसे मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ इसको, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा नहीं लगता ऐसे लाइक है पैरेलल तो कभी सॉल्यूशन देगी, पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करती है नहीं, तो कोई भी सॉल्यूशन देगी नहीं। तो मुझे यहाँ से ये ग्राफिकली से ये पता लग जाता है कि दिस इज सॉल्यूशन, यानी कि ये दो जो लाइन है, स्ट्रेट ऑफ लाइन है हमारे पास, ये हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। नहीं करेंगी तो कोई सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन होता है। अगर करेंगी दैट इज द टाइप ऑफ सोल्यूशन, यानी कितने टाइप के यानी कितने सोल्यूशन होंगे। तो ये एक टाइप था जिसमें मुझे ये बताना था कि एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली मैंने छोड़ रखा है क्योंकि हम लास्ट आगे अब एल्जेब्रिक का ही फॉर्मेशन पढ़ेंगे। मैं ग्राफिकली की बात करता हूँ। तो ग्राफिकली में आपको पता लग गया कि आपको क्या करना है। 2 एक डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस मिलेंगी जिनको आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद, मैंने जीरो ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे एक्सिस को कट करना था। एक्सिस को कट करने के लिए जीरो ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो 2 सोल्यूशन इसके निकालने हैं, 2 सोल्यूशन इसके निकालने हैं, जिससे मुझे पता लग जाएगा दिस इज टाइप ऑफ ग्राफ। इसमें मैं बहुत ही आसानी से बता सकता हूँ। अगर हम अब आगे पढ़ेंगे कि इनकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। कंसिस्टेंसी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर 3 नंबर का सवाल ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है बोर्ड की तरफ से। तो ये जानने के लिए हमें ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये एक थियोरेटिकल पार्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और थियोरेटिकल पार्ट में बहुत नॉलेज जो आगे यूज में आएगी। यानी जितने सिलेबस हम पढ़ेंगे वहाँ पर हर जगह इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। यस तो अब मैं बात करूँगा कंसिस्टेंट और एंड इनकंसिस्टेंस। दो हैं। तो पहले मैं पूरा चार्ट एकदम रेडी कर लेता हूँ कि व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्शन। मैं जनरल इक्वेशन लिख लेता हूँ लाइन की, ax1 प्लस by1 प्लस c1। ये इक्वेशन नंबर 1 है, लिख लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 मुझे यहीं गिवन है। चलिए ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये a1 आप पता कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर b1 पता कर सकते हैं, c1 पता कर सकते हैं, एटसेट्रा। यहाँ पर एक जनरल कंडीशन होती है कि अगर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अगर 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। डजेंट मैटर, यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो होती है। ऐसी में यहाँ पर भी ये कंडीशन फॉलो करा सकते हैं। ये कंडीशन होती है इनका स्क्वायर का सम कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो मैं उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो लीनियर नहीं होंगे। यस तो मैं बात करता था कंसिस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बात करूँगा, एक चार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ जहाँ से आपको कंप्लीट पता लग जाए कि क्या है कंसिस्टेंट और क्या कंसिस्टेंट नहीं है। तो मैं सीरियल नंबर से एक बॉक्स बनाता हूँ, दैट इज द सीरियल नंबर।
तो जनरली तीन ही टाइप पढ़ेंगे हम। यहाँ पर सीरियल नंबर क्या है, 1, 2 और 3। यस, कैरेक्टर्स, यहाँ पर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं कैरेक्टर्स की बात करूँगा, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करूँगा, यहाँ उनकी कंडीशन को ड्रॉ करूँगा। चलिए, तो ये डिफरेंट टाइप के। अब कैरेक्टर्स क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन में बोल देता हूँ। ये क्या है मेरे पास, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये पैरेलल लाइन है और ये आप कोइंसाइड लाइन है। चलिए अब मैं क्या करके पढ़ता हूँ। इंटरसेक्टिंग में सॉल्यूशन तो यूनिक होता है, क्योंकि अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, लेट बी सी, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ इंटरसेक्ट किया है दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द लाइन। तो दोबारा ये लाइन कभी आपस में मिलेगी, ये स्ट्रेट है ये स्ट्रेट है, कभी दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी, तो एक ही सॉल्यूशन जनरेट करती है। पैरेलल कभी नहीं मिलती, तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, यानी मैं बोल सकता हूँ नो सॉल्यूशन। ये कोइंसाइड एक लाइन के ऊपर एक लाइन है, यानी कि लाइन के ऊपर ही लाइन निकल गई है, कोई इस डायरेक्शन में, इससे लेफ्ट टू राइट और कोई राइट टू लेफ्ट, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन जनरेट करेगी। तो मेनली सवाल है इन तीनों में से आता है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल इनफाइनाइट का है, जहाँ पर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। कंडीशन देखो, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2 होते हैं, लिख लो, हो सकते हैं, मान लेते हैं। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अब आपको a1 b2 b3 ये आपको पता चल गया होगा, यहाँ से मैंने पुटअप किया a1 b1 c1 a2 b2 और c2। इनफाइनाइट में क्या होता है, ऑल द रेशियो आर इक्वल। अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाए, पहले मैं पिक करूंगा कि कौन सा है। अगर यहाँ पर बोला है इनफाइनाइट सॉल्यूशन में, बोला कोइंसाइड लाइन है, इसकी कंडीशन ये होती है, यहाँ पर मैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करने के बाद मुझे फाइनली आंसर मिलेगा कि ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पर मुझे कंप्लीट आराम से कैलकुलेशन के बाद तसल्ली से आंसर मिल सके। तो ये टाइप है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब मैंने यहाँ पर एक चलो बॉक्स और बना लेता, अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का आया है तो यहाँ कंसिस्टेंसी की बात करेंगे। देखो एक ही कंडीशन है जो पैरेलल है वो इनकंसिस्टेंस होती है, बाकी दोनों कंसिस्टेंट होती है। बिल्कुल सिंपली वे में सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। यस, दिस है टाइप टेबल इज ऑल्सो कंप्लीट। इसको नोट करने के बाद हम डिफरेंट टाइप के सवाल करेंगे आगे। अपने जो टाइप पढ़ेंगे इसमें ये भी टाइप एक आएगा, तो मैंने अभी मौका मिला अभी ये आगे जोड़ दिया है, एक टाइप है पर्टिकुलरली जो हम पूरा करेंगे। चलिए टाइप 3 मस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर बिल्कुल फोकस के साथ देखना है, कोई भी टॉपिक कोई भी कंसेप्ट आपसे छोड़ना नहीं चाहिए। यस, अब मैं यहाँ पे बात करूँगा डिटरमाइन वेदर, मुझे चेक करना है जनरली जो हम मैंने लाइन दी है, लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है बतानी है, ये इंटरसेक्ट है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट। यस, तो मैं एक एक करके बताऊँगा। पहले तो मुझे सबके कंडीशन पता होनी चाहिए। जनरली इंटरसेक्ट को क्या बोलता हूँ, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 लिख लेता हूँ, आपको अगर भूल गए होंगे। यहाँ करेंगे a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ये बराबर है, ये तीनों बराबर होते हैं। a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। यस, तो ये तीनों कंडीशन मुझे ध्यान रखनी है, जैसे मैं फाइंड आउट करूँगा उसके बाद पता लग जाएगा। तो मुझे पता चल गया, जैसे a1 माइनस के साथ a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2।
चलिए बराबर 0 यहाँ भी है, तो क्या करूँगा डायरेक्ट वैल्यू, तो 3/2 ये रखेंगे, -7/3 ये रखेंगे, 24/15 मैं बराबर लगा लेता हूँ सब में, फिर देखता हूँ क्या इसके बराबर है, क्या इसके बराबर है, ये कट जाएगा तो कितना 8/5, कोई इसके बराबर है, कोई भी बराबर नहीं है, तो मुझे तो कंडीशन चेक करनी है। ये क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन किसकी, इंटरसेक्टिंग लाइन की, यानी कि एक यूनिक सोल्यूशन है। क्या एक यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है तो क्या होगा, अगर सोल्यूशन दे रही है कोई भी तो क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। अब बात करेंगे सेकंड इक्वेशन की, सेम एज यहाँ भी ऐसा ही, यहाँ क्या करेंगे 8/24 और -3/9 और 14/42। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो इक्वल टू है उसके सारी वैल्यू इधर ही होनी चाहिए, ऑल दीज वैल्यू आर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या होता है 0, यहाँ पर चेक करूँगा, पहले मैं इक्वल टू की साइन लगा लेता हूँ, फिर कैंसिल आउट करता हूँ, दे 1/3 माइनस से माइनस कट के ये भी 1/3, ये भी 1/3, यानी ऑल दी साइड्स आर इक्वल, रेशियो है ना, ये C1 C2 ये तीनों कंडीशन मिल गई। किसकी कंडीशन है, कोइंसिडेंट, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है, कंसिस्टेंट। यहाँ पे बात करूँगा आगे, यस कैसे बात करेंगे हम, 3/6 4/8 और 18/23 बराबर लगा लेता हूँ, ना भी कैंसिल आउट 1/2, ना भी कैंसिल आउट, इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 18/23 बराबर है, ये बराबर नहीं, ये दोनों बराबर है, यस ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है तो क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल की, यानी कि नो सॉल्यूशन, यानी और बोल सकता हूँ पैरेलल लाइंस, सॉल्यूशन ही नहीं दे रहे तो इनकंसिस्टेंट। तो ये आपको 3 इलिस्ट्रेशन से मैंने बताया है कि कोई भी दो सॉल्यूशन या कोई दो इक्वेशन क्या होती हैं, यूनिक सॉल्यूशन देंगी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगी या फिर नो सॉल्यूशन देंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप इस कंसेप्ट से क्लियर सीख गए होंगे। तो अब हम अगला टाइप पढ़ेंगे, टाइप 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन मतलब समझ में आ गया, कोई एक वेरिएबल मूव कर रहा है, के एम ए बी कुछ भी बोल सकता है। फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर द सिस्टम टू शो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इसके बेसिस पे मुझे एक अननोन वैल्यू डिफाइन करनी है। अगर दिया हुआ है कंसिस्टेंट अनकंसिस्टेंट दिया हुआ है आपको, उसके बाद मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सवाल पढ़ लेता हूँ, एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं क्लियर हो जाऊँगा कि बोला क्या गया है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू पॉसिबल है, क्या आ रही हैं। के विल ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का जैसे आपने नाम सुना इनफाइनाइट, तो आपको यहाँ पर कंडीशन याद आ गई होगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये निकालना है, ए बी की वैल्यू पता है, यहाँ सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 कोई ज़्यादा मुश्किल रहा नहीं है, ये पक्का था बोर्ड में पॉइंट ऑफ व्यू से जितने स्टार लगा लो उतने कम हैं। 3 मार्क्स क्वेश्चन इन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। यहाँ पर मैं देखूँगा कि k/12 इक्वल टू 3/k बहुत है, आगे लेने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि मुझे इन दो में ही मिल जाएगा। तो ये 1/a2 b1/b2 आपको गिवन है, c1/c2 लिख लो k - 3/k बराबर दिया है मैंने, ये दो पेयर लिए आगे के और क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k स्क्वायर इक्वल टू 36, तो k की वैल्यू ±6। सवाल कंप्लीट हो गया आपका ये। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर, तो जो मुझे उन्हीं वैल्यू को लेता हूँ जो मुझे कैलकुलेशन करने में आसान है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूँ, इस सॉल्यूशन में यहाँ भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। 1/k + 1 इक्वल टू k + 1/9, यस 9। ना अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आगे भी लिख लो 5/8k - 1, लेकिन कोई लेना देना नहीं है। 9 का 1 से करोगे तो 9 और k + 1 का k + 1 से करोगे तो k + 1 का होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 3 का होल स्क्वायर।
नाउ वी कैंसिल आउट, तो ये प्लस का किधर आएगा तो क्या आएगा 1, माइनस का हो जाएगा तो कितनी वैल्यू आएगी 2, के की वैल्यू कितनी 2, इसमें 2 वैल्यू आई, उसमें एक ही वैल्यू आई है। तो ये आपको टाइप दिए जाएंगे। आप क्या यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन बोला है, आपको बोल दिया पैरेलल है, तो आप पैरेलल के हिसाब से कंडीशन लगाओगे। आप बोलेंगे कि माने यूनिक सोल्यूशन है, तो आप यूनिक सोल्यूशन के बेसिस पे आप कंडीशन अप्लाई करोगे, जिससे आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। मस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये बिल्कुल ध्यान से इसकी प्रैक्टिस और कीजिए। आपको न्यूमेरिकल प्रॉपरली चैप्टर के लास्ट में मिल जाएंगे आपको, जिससे आप प्रैक्टिस से ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगा सकोगे। टाइप 5 पढ़ते हैं, रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एंड द एक्सिस। एक्सिस तो कोई भी हो सकती है, एक्स एक्सिस भी हो सकती है और वाई एक्सिस भी हो सकती है, वो उसका कोई मैटर नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम, तो हमें जो रीजन बाउंडेड है, 2 लाइन है, 2 लाइनों के बीच का या कोई एक एक्सिस है पर्टिकुलरली, उसके बीच का जो रीजन बाउंडेड है, जो सेटेड रीजन है, उसका एरिया जनरली पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन मैंने इसी का लिया हुआ है, जिसमें बोला गया सॉल्व द इक्वेशन ऑफ ए ग्राफिकली, यानी ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तभी तो मैं एरिया रीजन वाइज बता सकता हूँ। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड बाई द लाइन एंड वाई एक्सिस, ध्यान रखना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन मैं करना शुरू करूँगा, तो उससे पहले मुझे सॉल्यूशन चाहिए इसके। पहली लाइन 2x माइनस 3y प्लस का या इक्वल टू का -6, इक्वेशन नंबर 1। ये प्लस को मैं उधर लेके इसके जैसे मैं सॉल्यूशन निकालूंगा, मुझे क्या मिलने वाला है, दिस इज x एंड दिस इज y, 2 ग्राफ है। अगर मैंने एक्सिस को 0 माना तो y क्या हो जाएगा 2, अगर मैं y को 0 माना तो x क्या हो जाएगा -3, बिल्कुल। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालूं 2x प्लस 3y इक्वल टू में 18, क्वेश्चन नंबर 2 है, और जैसे मैं अगर इसका सॉल्यूशन निकालूं तो मुझे क्या मिलने वाला है x y, अगर x के मैं 0 मान लूँ तो y की वैल्यू कितनी 6, और जिसको 0 मान लूँ तो x की वैल्यू कितनी 9। ये आपको आना चाहिए, बेसिक है 9th क्लास का सॉल्यूशन है जनरली, इसीलिए मैंने क्या सॉल्यूशन नहीं किया, डायरेक्ट आपको वैल्यू दी गई है। यस, तो मुझे ये वैल्यू मिलने के बाद मैं यहाँ पर ग्राफ रिप्रेजेंट करूँगा। दिस इज द एक्स एक्सिस, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश। चलिए, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब मैंने यहाँ देखा कि मुझे x कहाँ से -3 से 9 तक ले आनी है, तो मैं क्या बोलूँगा, दिस इज -1, दिस इज -2 एंड दिस इज -3। यस, यहाँ तक कहाँ तक यानी 9 तक। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कुछ कॉलम छोटे बड़े होंगे तो ग्राफ नहीं है। अब मैं ये इक्वेशन मैंने एक्स एक्सिस के वाले पॉइंट डाला, वाई कहाँ तक गया है, अपर साइड ही है, तो वहाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और लास्ट 6। आपको 6 तक ही पूछा गया है, तो मैं आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हमें, लेकिन कोई लेना देना नहीं है। ये दिस इज एक्स एक्सिस। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा। जो पहली लाइन है उसके कोऑर्डिनेट 0,2 और -3,0 रिप्रेजेंट। तो 0,2 कहाँ है, ये रहा, और -3 कहाँ है, ये रहा। यहाँ से कोई एक लाइन जाएगी, कोई यहाँ से चली जाएगी, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट ही जाएगी। यहाँ देखूंगा ये कितना 0,6, एक पॉइंट आपका यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट आपका 9,0 पर है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, ये आपको ये मिलेगा। तो यानी मुझे क्या चाहिए, इन 2 लाइनों के बीच का और वाई एक्सिस। समझ में आ गया? यस, समझ में तो आ गया। जैसे ही अब मैं ये वाला निकालूंगा वाई एक्सिस एंड दीज 2 लाइन्स, 1 2 और ये 3, ये एरिया एक ऐसा है जो मुझे मिलेगा। लेकिन मुझे पता नहीं ये कौन सा पॉइंट है, लेकिन मुझे पता नहीं ये कौन सा पॉइंट है, तो मैं इनको क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा, है ना। तो सॉल्व कैसे करते हैं, 2x - 3y इक्वल टू में -6 और 2x प्लस का 3y इक्वल टू में 18। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। एडिंग अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो ये नावी कैंसिल आउट, कितना लेगा 4x, और ये कितना हो जाएगा नावी गेट 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 अगर मैं इसमें रखूँ, x की वैल्यू 3 चाहे इसमें रख लो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 3 रखेंगे 6 12 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। चलिए, तो ये जो पॉइंट है 3,4 है, कौन सा है, जो सॉल्यूशन निकला है वो कितना है 3.4। एरिया
मैं ये y है, ये मैं y डैश मान लेता हूँ, ये आप m पॉइंट मान लो। ये ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एम y डैश, तो इसमें क्या है, ये बेस है कहाँ से 2 से लेकर 5 तक, तो ये कॉलम 2 3 4 कितने यूनिट है, 4 यूनिट, तो ये है 4 यूनिट। और ये इसकी जो हाइट है एक्स एक्सिस की तरफ कितना है 3, एक्स एक्सिस की तरफ कितना है 3, तो एक्स एक्सिस की तरफ कितना है, तो इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी जाएगी 3 यूनिट। यस, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ है, बेस कितना है इसका, बेस कितना 4 यूनिट और हाइट कितनी 3 यूनिट, तो कितना आएगा 6 स्क्वायर यूनिट। जिसका एरिया आएगा वो कितना आएगा 6 स्क्वायर यूनिट। तो ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था, बहुत ही आसान था, बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो सिंपल आप सॉल्यूशन इक्वेशन सब निकाल सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ ये बताना कि दिस इज द हाइट जो कहाँ तक गई है, तो मुझे पता होना चाहिए। अगर मैं एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा हूँ तो मैं पॉइंट देख लूँगा, दिस इज द 3 फॉर एक्स एक्सिस एंड 4 फॉर वाई एक्सिस के लिए है, तो दिस इज द यूनिट लेंथ ही मैं इसकी साइड मान के इसका एरिया निकाल दूँगा। बहुत ही ईजिली तरीके से ग्राफिकली में आपको समझ में आएगा। तो अब टाइप नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें आप डिफरेंट टाइप के केसेस पढ़ेंगे।